तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। और आज सबसे पहले क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी वीमेंस डे। चूँकि कल संडे था और उससे पहले सैटरडे में गायब था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर भी और हैप्पी वीमेंस डे सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वाकई ये वो दिन होता है जिस दिन एहसास होता है कि हम में से आप शहर और देश छोड़िए, बिना महिलाओं के हमारे जो इर्द गिर्द सब होती हैं, चाहे घर में वो हो माँ, बेटी, बीवी, बहन, उनके बिना घर नहीं चलता, आपकी ज़िंदगी नहीं चलती। तो उनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। उनसे ही प्रेरणाएं मिलती हैं, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ज़रूर है कि ऐसे वक्त पर इन लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो मेरी पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर में जितनी भी फीमेल हैं, उन सबको हैप्पी वीमेंस डे। और आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जब क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी तो उस वक्त जो हमारे गुरु लोग थे उन्होंने ये बताया था कि जब भी क्राइम कवर करो तो बाकी चीज़ें ठीक है, ख़ास तौर पर इनकाउंटर को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और पढ़ाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उस दौर में जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ करता था आज के दौर के मुकाबले। तो जब एनकाउंटर की बात आती थी तब उनका ये था कि हर एनकाउंटर पे शक करना, क्योंकि एनकाउंटर का दूसरा नाम होता है सरकारी किलिंग। एक होता है किसी को मारना, कत्ल कर देना, एक होता है सरकारी किलिंग, यानी सरकारी पिस्टल से लाइसेंसी और उस पर फिर किसी का एनकाउंटर करना। तो हमेशा एनकाउंटर विवादों में रहता है। एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि एक पुलिस और एक क्रिमिनल के बीच में मुठभेड़ हो जाए और उसमें पुलिस के पास कोई चारा जब न बचे तब फिर वो गोली चलाए। और उसमें भी ये है कि पहले अगर मुमकिन हो तो आप कमर के नीचे गोली मारें। बहुत मजबूरी है, लगता है कि हर तरफ से घिर गए, जान जा सकती है, तो फिर सेल्फ डिफेंस में आप गोली चलाते हैं, मुजरिम मारा जाता है, उसको एनकाउंटर कहते हैं। लेकिन हर एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो शुरू से ये जो शिक्षा दी गई थी क्राइम रिपोर्टिंग में, उस पर हम लोग कायम थे। और ऐसे नामालूम मुझे लगता है दर्जनों सैकड़ों ऐसे एनकाउंटर के केस हुए जिनको कवर भी किया। और उस दौर में हर एनकाउंटर पर सवाल उठते थे। और ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं आज भी जो अलग अलग जेलों में बंद हैं इसी फेक एनकाउंटर के नाम पर, क्योंकि जब सवाल उठते फिर इंक्वायरी होती, फिर पता चलता। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि आजकल जो हालात जिस तरीके से बदले हैं उसमें एनकाउंटर को लेकर अब सवाल नहीं उठते हैं। हालांकि खुद पुलिस वाले, जो अलग अलग पुलिस वाले हैं, वो तभी ज़ुबान में कहते हैं हमारे टाइम में तो आप लोग बड़ा शोर करते थे, अब आप लोग भी आंख बंद करके भरोसा करते हो। कुछ सर्विंग, कुछ रिटायर्ड, उनकी शिकायतें होती हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए एक नियम, कानून, कायदे सब बने हुए हैं। अगर एनकाउंटर ही किसी भी चीज़ का फाइनल मान लिया जाए कि यही फैसला आखिरी, यही इंसाफ है, तो फिर इस देश की अदालतें, इंसाफ, दलील, वकील, कोर्ट कचहरी, सबूत, गवाह, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर ऐसे में हो सकता है कि एक इनकाउंटर के नाम पे कई बहुत सारे क्राइम जन्म ले ले। कोई पुलिस वाला किसी अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए इनकाउंटर करना शुरू कर दे। अब ये सारी बातें अभी मैं क्यों कर रहा हूँ? पिछले कई दिनों से आपको याद है उमेश पाल मर्डर केस चर्चा में है, सुर्खियों में। मैंने इसकी पूरी कहानी आपको सुनाई भी थी। और इस उमेश पाल के मर्डर के पीछे नाम आ रहा है बाहुबली अतीक अहमद का। अतीक अहमद जिसके ऊपर दर्जनों केस, आप जितने तरह के जुर्म सोच सकते हैं वो सारे जुर्म, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो कब्जाने का ज़मीन का मामला हो, कुछ भी। हालांकि वही फिर उसी क्राइम की दुनिया पर चढ़ते हुए सीढ़ियाँ, वो विधायक बना, फिर सांसद बना। हम लोग यही गलती करते हैं कि फिर हम ऐसे लोगों को चुनते भी हैं और ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ से देश और देश का कानून चलता है। तो वही बाहुबली, वही माफिया अतीक अहमद, उसका नाम आ रहा है इस उमेश पाल मर्डर केस में। अब इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई। आज 10वां दिन है, लेकिन इन 10 दिनों में क्या हुआ इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक कहानी जो कल दोपहर 3:17 पर शुरू हुई, वहां से शुरू करता हूँ। यूपी पुलिस का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप सब उसको देख सकते हैं। उस ट्विटर हैंडल पर यूपी पुलिस ने ऑफिशियली कल 3:17 पर एक ट्वीट किया।
उस ट्वीट में ये ऐलान किया कि यूपी के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक यानी यूपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर, यूपी के पुलिस मुखिया, उन्होंने उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े तमाम शूटरों की और उस साजिश में शामिल जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी पे जो इनाम है, पहले 50,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। 3:17 पर यह ट्वीट हुआ और उस ट्वीट के साथ नाम डाले गए कि ये वो 5 नाम है जिनके ऊपर ये इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा रहा है और ये वांटेड है उमेश पाल मर्डर केस में, और जो भी इसकी जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। और इसके बाद 5 लोगों के नाम उस ट्वीट में लिखे जाते हैं। इनमें से पहला नाम है अरमान, दूसरा नाम है असद, असद अतीक अहमद का बेटा, तीसरा नाम है गुलाम, चौथा नाम है गुड्डू मुस्लिम और 5वां है साबिर। ये 5 नाम दिए 3:17 पर 5 मार्च यानी कल। 12 घंटे बीत जाते हैं। 12 घंटे के बाद, बल्कि कल 4 मार्च थी, नहीं 5 ही मार्च था। 12 घंटे बीत गए, संडे का दिन था कल। 3:17 पर यह ट्वीट आया। अब 6 मार्च की तारीख आ गई। आज सुबह प्रयागराज में ही एक एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर में इसी उमेश पाल मर्डर केस का एक आरोपी मारा जाता है। इसके बाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और उसके बाद इस एनकाउंटर की जानकारी देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आज इस केस में एक दूसरा एनकाउंटर हुआ है। पहले एनकाउंटर एक अरबाज नाम के लड़के का हुआ था, जिसके बारे में यह था कि उमेश पाल पर जब गोलियां चलाई गई, बम से हमला हुआ, तो जिस क्रेटा कार में हमलावर आए थे उसको ड्राइव कर रहा था अरबाज। अब इसके बाद आज दूसरा एनकाउंटर हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिसको मारा गया है उसका नाम है उस्मान चौधरी और ये उन 6-7 शूटरों में से एक था जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई, बल्कि कुछ का कहना है कि इसने पहली गोली इसी ने चलाई। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसकी गोली चलाते हुए तस्वीरें तमाम चैनलों पर देखी जा सकती हैं, न्यूज़ चैनलों पर, और ये वही गोली चला रहा था। और आज ये खबर मिली कि प्रयागराज के बाहर एक इलाके में यह है, मुखबिरों से पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद उसने पुलिस को देखकर गोली चलाई, फिर पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, फिर वो घायल हो गया, फिर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तो ये इनकाउंटर हुआ सुबह और कल के ट्वीट के 12 घंटे के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ ऑर्डर ने ये खबर दे दी। बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है, इसलिए कि जो यूपी पुलिस ने कल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 5 नाम वांटेड जिनकी इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिए, वो 5 नाम में उस्मान चौधरी का नाम कहीं नहीं था। ये जो 5 नाम थे, बल्कि मैं दीपक को बोलूँगा वो ट्वीट आप इसमें देख सकते हैं सही स्क्रीन पर। तो 5 नाम में वो नहीं था। अब ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कई बार किसी केस की जब जांच आगे बढ़ती है तो नए नए लोग जब मिलते हैं या पूछताछ होती है तो फिर नए खुलासे होते हैं, नए लोगों के नाम सामने आते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें यूपी पुलिस की गलती है। हो सकता है कि बाकी की जांच में पता चला हो, लेकिन ये गलती नहीं हो सकती। अब उसकी वजह क्या है? खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस शख्स का एनकाउंटर हुआ है वो गोली चलाते हुए साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है और हर चैनल पर ये तस्वीर चली है। अब सवाल ये है कि जब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, हर चैनल पर ये तस्वीर चल रही है, तो फिर पुलिस को मालूम है कि ये कौन है। ऊपर से वो 50,000 का इनामी पहले से ही था। दूसरी बात कि चैनल पे जो भी सीसीटीवी कैमरे की ये जो सारी तस्वीरें चलती हैं, ये पुलिस ने ही दी। पुलिस के ज़रिए ही हमारे चैनल पे भी चला, बाकी चैनलों पे भी चला। तो जब चैनलों पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि हर एक ने देखा और यही शख्स गोली चला रहा और ये इसने पहली गोली चलाई, ये रिकॉर्ड पर है कि यही गोली चला रहा और चैनलों पे देखा जा सकता है। 12 घंटे पहले यूपी पुलिस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लोगों के नाम लिखती है और उन 5 में वो शख्स नहीं है जिसका 12 घंटे के बाद एनकाउंटर हुआ। तो ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि अगर फुटेज में आपने देखा, सीसीटीवी में देख रहे हो कि आप गोली चला रहा है, तो उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है?
5 ही नाम क्यों, छठा नाम होना चाहिए था? इसका जवाब नहीं है। दूसरा, अब इसी के बाद जब इनकाउंटर की खबर आई तो एक शख्स मरा है, उस्मान चौधरी, बात उसके परिवार तक जाएगी। अब जब बात परिवार तक गई तो वहां पे कहानी अजीब सी पलट गई। पता चला कि उस्मान चौधरी का असली नाम उस्मान चौधरी है ही नहीं, बल्कि विजय चौधरी है। उसकी शादी 2020 में हुई, उसकी पत्नी का नाम सुहानी है, और वो पहले से ही, उसका भाई भी एक चोरी वोरी के मामले में क्रिमिनल रहा है, इसके ऊपर भी कुछ क्रिमिनल केस रहे हैं, चोरी और बाकी वाहन चोरी के। लेकिन जब खबर आई कि एक उस्मान चौधरी नाम के शख्स का एनकाउंटर हुआ है और खबर इसके घर तक पहुंची, प्रयागराज का ही रहने वाला है, तब उसकी बीवी फिर कैमरे पर आई, पूरा परिवार रोता हुआ आया और उन्होंने कहा कि मेरे पति का नाम उस्मान चौधरी नहीं बल्कि विजय चौधरी है। अब उसके बाद उन्होंने सारे सबूत दिखाए। अब यहां तक भी बात ठीक थी। अब उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं तो जर्नलिस्ट या बाकी लोग कि लाश का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद है कि अब ये क्या करेंगे, घर वालों को तो देना ही है, तो अब ये दफनाएंगे या जलाएंगे। अब ये जो है कल क्लियर होगा। लेकिन परिवार का कहना है कि एक तो फेक इनकाउंटर और दूसरा पुलिस ने गलत नाम मीडिया के सामने रखा, और पुलिस पे दूसरा ये कि जब आपने ट्वीट करके सबके नाम दिए तो उसका नाम गायब क्यों था। ये भी 2 कहानी थी। अब इसके बाद एक अतीक अहमद की फैमिली की तरफ से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वो भी अब सीन में आए। तो अतीक की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमें डर है कि अतीक अहमद और उसके भाई का एनकाउंटर हो जाए। आजकल हर क्रिमिनल और माफिया को डर लगता भी है। तो उसने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरक्षा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के बाद अतीक अहमद की बहन जैसे बाहर निकली तो हमारे यूपी के एक होनहार रिपोर्टर हैं संतोष शर्मा, वो वहीं है, कवर कर रहे लगातार इन सारी चीज़ों को। तो संतोष ने बात की, तो संतोष ने जब बात की तो फिर अचानक एक दूसरी खबर पता चली। पता ये चला कि वो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकली उसी वक्त अतीक अहमद की उस बहन के पति को एसटीएफ ने उठा लिया और हिरासत में ले लिया, शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए। अब ये सारी कहानी एक तरफ, अब दूसरी कहानी पर आता हूं। इस पूरे मामले में 5 नाम जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जो पहचाने गए हैं कि उमेश पाल पर इन्होंने बम और गोली चलाए, जिसमें से एक अरमान है, एक अतीक अहमद का बेटा असद का नाम है, दूसरा है गुलाम मुस्लिम, गुड्डू मुस्लिम है, साबिर है। ये सारे गायब हैं, 10 दिन हो गए और यूपी पुलिस कह रही है कि हमने हर तरफ इनको तलाश कर रहे हैं और सभी का अंजाम एक होगा। लेकिन 10 दिन तक यूपी में सरे राह, मतलब एक शख्स को बम और गोली से उड़ा दिया जाता है और उसके बाद वो गाड़ियों से जाए। ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये खबर फैल गई थी पूरे यूपी में। नाकेबंदी से लेके एक शहर से दूसरे शहर, चाहे ट्रेन के रास्ते, सड़क के रास्ते, बस के रास्ते, हर जगह पे पुलिस की तलाशी होती है। लेकिन पुलिस को चकमा देकर ये लोग कहाँ रहे, ये वहीं छुपे रहे। और अब खबर ये है कि इनमें से कुछ भाग गए हैं, इंडिया से ही भाग गए। तो फिर यूपी पुलिस की जो विजिलेंस वो कहाँ है? नंबर 2 जो सवाल है वो ये है कि इनमें से जितने भी हैं इन सब पे इनामी बदमाश हैं, जिनका अब इनाम की रकम बढ़ा दी गई, और ये आज से नहीं है, 15-20 साल से हैं। और इनमें से कुछ हैं जो कभी अतीक अहमद के खास गुर्गा हुआ करता था। जब सब कुछ पता है, इनका हिस्ट्री, इनकी कुंडली, सब कुछ पास में है, तो फिर यूपी पुलिस क्या इनके ज़रिए किसी बड़े इंसिडेंट को, किसी बड़े वारदात को, किसी बड़े शूट आउट को अंजाम देने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो दे, उसके बाद फिर इनका इनाम, इनकी बढ़ाई जाए रकम और फिर इन्हें मारा जाए या इन्हें पकड़ा जाए। अगर शुरुआत में ही, और आज ये आखिरी नहीं है, अभी ऐसे यूपी में बहुत सारे माफिया हैं जिनके लोग, बड़े बड़े माफिया जेल में हो सकते हैं लेकिन उनके गुर्गे सब बाहर हैं और वो बाहर रहकर अपनी पूरी दुकानदारी चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को मालूम नहीं है, लेकिन फिर बात वही होती है, बाहर सब सांठ-गांठ। तो अगर वक्त रहते इन लोगों को पकड़ लिया जाए तो फिर शायद ये उमेश पाल जैसा केस ना हो। तो ये इस पूरे मामले में 10 दिन हो गए और इन 10 दिनों में जो मेन खास लोग हैं वो अभी भी पुलिस के हाथ से दूर हैं, कब्जे से बाहर हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ पे आइए वजह, उमेश पाल के कत्ल की वजह क्या थी। इसको लेके यूपी पुलिस खुद 2 खेमों में बटी हुई है। एक का कहना है कि राजू पाल जो विधायक
जो मैंने आपको पिछली कहानी में सुनाया, उसके मर्डर केस में उमेश पाल एक गवाह था, इसलिए ये दुश्मनी चली आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो सीबीआई की कोर्ट हो, सीबीआई के वकील हो, बाकी लोग हैं, यहाँ तक कि राजू पाल की बीवी वो खुद कह चुकी है कि उमेश पाल कभी भी राजू पाल मर्डर केस में विटनेस नहीं रहा, तो इसलिए उसका सीधे सीधे कोई इस केस से लेना देना नहीं था। वो खुद किडनैप हुआ और उस किडनैपिंग के केस में वो खुद ही एक गवाह था और वादी थी, वो मामला चल रहा था। तो यूपी पुलिस का कहना है कि नहीं, वो गवाह था इसलिए इसकी रंजिश में जान जा सकती है, लेकिन अभी पुख्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक पूछताछ तो हुई नहीं, कोई हाथ तो आया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ज़मीन का झगड़ा, और प्रयागराज में ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, और वहाँ बहुत सारे अलग अलग गुर्गे पैदा हो चुके हैं, अलग अलग माफिया पैदा हो चुके हैं छोटे मोटे स्तर पर। तो उन तमाम लोगों के ज़रिए एक लड़ाई चल रही थी, और उसी गैंगवार का फ़ायदा उठाकर ज़मीन के लिए किसी और से दुश्मनी थी और किसी और ने अपना बदला निकाल लिया। तो ये दोनों थ्योरी यूपी पुलिस के पास है, लेकिन यूपी पुलिस ऑफिशियली कि हाँ यही सही है या ये गलत है, अभी तक रिकॉर्ड पर कहने की हालत में नहीं है। और उसकी वजह ये है कि तो अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, अभी पूछताछ हुई नहीं है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा रखी है जिस पर 17 मार्च को सुनवाई होगी कि उसे यूपी लाया जाएगा कि नहीं। जो दूसरा भाई अशरफ है वो बरेली जेल में बंद है, उसे भी अभी लाया नहीं गया है। तो जब तक ये दोनों यूपी न लाए जाएं, प्रयागराज न लाए जाएं, या यूपी पुलिस की टीम अहमदाबाद न जाए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पूछताछ न हो, तो मोटिव और ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। लेकिन हाँ, इसके चक्कर में दूसरा खेल ज़रूर शुरू हो गया है, और वो है वही कि अदालत, कानून, दलील, वकील, सबूत, गवाह, ये सब बाद में, और सीधे बस इनकाउंटर, क्योंकि कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। मैंने कहा एक सभ्य समाज में हमेशा किसके पास कितना पावर होना चाहिए, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर पुलिस को ये खुली छूट होगी तो ये अभी नहीं लग रहा होगा लोगों को, लेकिन आने वाले वक्त में लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि एक सिस्टम होता है। इसीलिए हमारे देश में अदालतें हैं, हमारे देश में बाकी चीज़ें हैं। और जब कभी ऐसा लगेगा कि जैसे अभी उत्तराखंड की ही बात है, वहाँ पे कई ऐसे जो लोगों को मारा गया जिसमें दर्जनों पुलिस वालों को सज़ा हुई थी, तो देश के अलग अलग राज्यों में ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इस पर ह्यूमन राइट्स या सुप्रीम कोर्ट ये लोग संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ये 2 इनकाउंटर छोड़ दें, इनमें से एक इनकाउंटर वो है जो किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं है, गाड़ी के अंदर कहा गया कि वो ड्राइव कर रहा था, और दूसरा वो है जिसका खुद यूपी पुलिस के ट्विटर में जो 5 लोगों के नाम, उसमें कहीं नाम नहीं है, और उसके नाम को भी लेकर अब जो है परिवार कुछ कह रहा है और पुलिस कुछ कह रही है, और जो असली गुनहगार हैं उनमें से एक भी हाथ नहीं आया। तो जब एक बार हाथ आ जाए, बाकी जो बाहुबली हैं उनसे पूछताछ हो जाए, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी तक अलग अलग मुंह से, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग कहानियां ही सामने आ रही हैं, जो किसी भी सूरत में ऐसे हीनियस क्राइम और ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे ठीक नहीं, क्योंकि उसमें तस्वीरें साफ होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि बाकी पुलिस सब बातें कर रही है, यूपी पुलिस, लेकिन कत्ल की वजह क्या है और असली जो कातिल है वो उनके हाथ में नहीं है, खाली है हाथ, बाकी सारी वो बातें कर रहे हैं। तो इस पर जो भी अंजाम होगा वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और बताऊंगा। फिलहाल कल एक तो आजकल एक मौसम भी और माहौल भी ऐसा हो रहा होली का, तो परसों होली है, हालांकि कल कहानी होगी और फिर परसों, लेकिन एडवांस में भी आप लोगों को बधाई। सैटरडे में नहीं था, आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। ऐसी भी कुछ बात नहीं थी, बस ये था कि थोड़ा कोल्ड और फीवर था, और कोल्ड में कई बार आप क्या होता है लगातार बोल नहीं पाते हैं। तो जब बाकी सब ऐसा कुछ नहीं है, दफ्तर भी था, सब कुछ था, लेकिन जब आप लगातार कंटिन्यू बोल नहीं पाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए मुझे उस दिन लगा, मैंने कहानी तैयार भी कर रखी थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई कि इतना लंबा बोल नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से वो मिस हो गई। लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, और एक बार फिर से आप तमाम लोगों को हैप्पी वुमेंस डे। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही सिलसिला, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए थे क्योंकि भाई कई 2-3 दिन में बर्थडे विशेष चले गए, एनिवर्सरी चली गई। आज भाविन, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भाविन। और ये रवि ने भेजा है, साथ ही DKM डाभी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डाभी। और ये BJ मेहर ने भेजा है, SK अजहर अली का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजहर साहब। इसके अलावा अंशिका, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंशिका। और ये जॉली रंजन, उनकी बिटिया हैं, सिंगापुर से हैं।
आदर्श, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदर्श। और ये सीए कुंदन कुमार के बेटे हैं। साथ ही सिद्धि जायसवाल, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धि जी। और ये सुधीर कुमार ने भेजा है। फयाज आलम और महफूज आलम, इन दोनों का भी बर्थडे है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। अक्षय श्रीमाली, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अक्षय श्रीमाली जी। और इत्तेफाक से इनकी वाइफ ममता, इन दोनों, तो अक्षय जी का जन्मदिन और इनकी मैरिज एनिवर्सरी दोनों एक ही डेट में आती है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही आनंद बिस्ट के बेटे का भी आज बर्थडे, इन्होंने नाम लिखा नहीं लेकिन हैप्पी बर्थडे। नैतिक तंवर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नैतिक। और ये पारस तंवर के बेटे हैं, बल्कि इनका बर्थडे कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा कैलाश सैनी, इनका भी कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कैलाश जी। पूनम जांगिड़, हैप्पी बर्थडे पूनम जी। और ये कमल जी की पत्नी है। साथ ही दिव्या दर्जी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिव्या। और किशन दर्जी ने भेजा है। साथ ही बोधराज यादव का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बोधराज। इसके अलावा शाहनुमा और इकरार मलिक, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। अब्दुल कादिर ने भेजा है। फरीद कुरैशी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। प्रकाश बगाडे, थैंक यू। और एक कहानी की भी उन्होंने फरमाइश की है। जीशान ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। रवि राय, थैंक यू सो मच मेल के लिए। दीपांकर शर्मा, थैंक यू आपका भी। शाहिद आफरीदी, एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा उर्मी सिंह, थैंक यू जी आपका। और बहुत सारे लोगों ने जो मेल किया है। विजय जटवार, थैंक यू आपका भी। फरजाना फिजा, एक कहानी की फरमाइश की। अविनाश कुमार सिंह, थैंक यू। इसके अलावा भोटे प्रसाद, सावन वर्मा, राम स्वरूप इंदौरिया, आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। सैटरडे तो बहुत सारे लोगों के मेल आ गए, पर मैंने आपको बता ही दिया कि बस कोल्ड था, ठीक हूँ। सौरभ घोष, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।